प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 7 के पाठ पदार्थों के पृथक्करण पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है। इस पाठ के पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हम लोग पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं। साथ ही हमने पृथक्करण की विधियों में से हस्तचयन विधि, थ्रेशिंग विधि, निष्पावन विधि, चालन विधि, अवसादन विधि, निस्तारण विधि और निस्यंदन विधि पर चर्चा की थी। आज इस भाग में हम लोग जानेंगे वाष्पन विधि, संघनन विधि तथा पृथक्करण की विधियों के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पृथक्करण की 8वीं विधि है वाष्पन विधि, जिसे हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने घरों में पानी को गर्म किया होगा। जब हम लोग जल को लगातार गर्म करते हैं तो यह उबलने लगता है। इसके बाद भी अगर हम गर्म करना जारी रखें तो पानी धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। पानी के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया ही वाष्पन कहलाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वाष्पन विधि का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। किसी भी घुलनशील ठोस को जल से अलग करने में वाष्पन विधि का प्रयोग होता है। जैसे कि नमक के घोल से नमक प्राप्त करने में। नमक घुलनशील है और ठोस है, तो यदि पानी में नमक घुला हुआ है और हमें नमक को पुनः प्राप्त करना है तो इसके लिए हम लोग वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक गिलास में थोड़ा जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक घोल लीजिए। इस तरह से हम लोग गिलास में नमक घोल लेंगे। अब इस नमक के घोल को हम लोग गर्म करेंगे। यह नमकीन घोल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। लगातार गर्म करने से पानी वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा और धीरे धीरे पूरा पानी वाष्पित होकर उड़ जाएगा। जब सारा जल वाष्प बनकर उड़ जाता है तो बीकर के तल में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बीकर की तली में नमक जम गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जल से नमक को अलग करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए और हम लोग देखते हैं कि हम लोग वाष्पन विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं। समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने के लिए भी वाष्पन क्रिया का ही प्रयोग होता है। हम लोग बच्चों जिस नमक को अपने खाने में प्रयोग में लाते हैं वह नमक हम समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए कि समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त होता है। समुद्र के जल में अत्यधिक लवण घुले होते हैं, इसीलिए बच्चों समुद्र का जल नमकीन होता है, खारा होता है। इन्हीं लवणों में एक साधारण नमक, समुद्र के जल से ही हम लोग साधारण नमक को प्राप्त करते हैं। इसके लिए समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होता है और धीरे धीरे वाष्पित होता है। जब जल पूरी तरह से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो लवण गड्ढों में बच जाता है। इसी लवण को शुद्ध करके हम लोग साधारण नमक प्राप्त करते हैं। बच्चों, कई बार किसी पदार्थ को पृथक करने में सिर्फ एक ही विधि पर्याप्त नहीं होती है, अर्थात एक ही विधि का प्रयोग कर हम लोग उस पदार्थ को पृथक नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग पृथक्करण की
कई सारी विधियों को बारी बारी से प्रयोग में लाना पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। आपके मन में बच्चों यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या वाष्पन विधि से समुद्र से प्राप्त नमक शुद्ध होता है? क्या हम लोग सीधे इस नमक को प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बच्चों, नहीं। समुद्र से प्राप्त नमक में समुद्री जीव, जंतु, रेत के कण इत्यादि मौजूद होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग समुद्र से नमक को किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना कि समुद्र से प्राप्त नमक में रेत, बालू मिली होती है, तो हम लोग नमक और बालू का मिश्रण बना लेते हैं। अब इस नमक और बालू के मिश्रण को हम लोग पानी में घोल लेते हैं। नमक जल में घुलनशील है, वह पानी में घुल जाएगा। बालू पानी में अघुलनशील है, तो जब हम इस मिश्रण को लगभग आधे घंटे तक छोड़ देंगे तो बालू इस तरह से बर्तन की पेंदी में जमा हो जाएगा। इसे हम लोग अवसादन विधि कहते हैं। अब इस अवसादित बालू को बिना हिलाए हम लोग ऊपर से जल को धीरे धीरे किसी दूसरे बर्तन में उड़े लेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने निस्तारण विधि का उपयोग किया। यदि हम चाहते हैं कि जल में थोड़ा सा भी बालू का अंश न रहे तो हम लोग इसे इस तरह से छन्नी से छान लेते हैं। छन्नी से छानने पर जल जिसमें नमक घुलनशील है वह छन्नी के छिद्रों से पार होकर नीचे के बर्तन में जमा हो जाता है और बालू छन्नी में ही रह जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने निस्यंदन विधि का उपयोग किया। अब इस नमक के घोल को हम लोग गर्म करते हैं। लगातार गर्म करने से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बर्तन की पेंदी में जमा हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने वाष्पन विधि का उपयोग किया। तो इस तरह से हम लोग समुद्र के नमक को शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने 4 विधि का उपयोग किया: अवसादन विधि, निस्तारण विधि, निस्यंदन विधि और वाष्पन विधि। अब बच्चों आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ रहा है। यदि वाष्पित जल को फिर से प्राप्त करना हो तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जल पूरी तरह से वाष्पित हो गया। यदि हम इस वाष्पित जल को फिर से प्राप्त करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हम लोग जल को इस तरह से केतली में गर्म करेंगे। लगातार गर्म करने से केतली का जल धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होगा। हम लोग केतली की टोटी के ऊपर जहां से यह वाष्प निकल रहा है उसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट रख देंगे। प्लेट के ऊपर हम लोगों ने ढेर सारी बर्फ रखी है जिससे कि यह प्लेट बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है। जब इस केतली की टोटी से निकलने वाला वाष्प इस ठंडी प्लेट से टकराता है तो वह फिर से जल में बदल जाता है और इस तरह यहाँ नजदीक रखे हुए बर्तन में बूंद बूंद करके जाकर जमा हो जाता है। यह जल जो है यह शुद्ध जल है। तो इस तरह से हम लोग वाष्पित जल को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जल वाष्प के फिर से जल में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने अपनी पुस्तक में पृथक्करण की जितनी विधियां दी थी सबका अध्ययन कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पृथक्करण की विधियों का अपने दैनिक जीवन में कहां-कहां पर उपयोग करते हैं। तो हम लोग इस तरह से चावल से कंकड़ों को चुनकर अलग करते हैं या दाल में से कंकड़ चुनकर अलग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पृथक्करण की हस्त चयन विधि का उपयोग करते हैं।
इसी तरह से जब हम लोग खेतों से अनाज को काट कर खलिहान में लाते हैं तो डंडियों से अन्न के कण चिपके हुए रहते हैं। हम लोग डंडियों से अन्न के कणों को अलग करने के लिए इस तरह से डंडियों को किसी कठोर चीज पर पीटते हैं। यह कौन सी विधि कहलाती है बच्चों? इसे हम लोग थ्रेशिंग विधि कहते हैं। अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हम लोग इस तरह से फटकते हैं और यह विधि हुई निष्पावन विधि। इसी तरह से हम लोग चलनी से मसाले को चालते हैं, या घरों में आप लोगों ने आटे को भी चलनी से चालते हुए देखा होगा, तो इसे हम लोग चालन विधि कहते हैं। जब हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग बालू को भी इस तरह से बड़ी बड़ी चलनियों से चालते हैं और संगमरमर के टुकड़ों को बालू से पृथक करते हैं। यहाँ भी हम लोग चालन विधि का ही उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम लोग खाना पकाने से पहले चावल को पानी से धोते हैं और पानी को इस तरह से अलग कर लेते हैं। जब हम लोग पानी को अलग करते हैं तो चावल में उपस्थित भूसे तथा धूल के कण भी पानी के द्वारा निकल जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने निस्तारण विधि का प्रयोग किया। हम लोग घरों में जब चाय बनाते हैं तो चाय को छन्नी से छानते हैं। छन्नी से छानने पर चाय की पत्तियां छन्नी में ही रह जाती हैं। यहाँ पर हम लोग निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह नींबू के रस से नींबू के बीजों को अलग करने के लिए भी हम लोग इसे छन्नी से छानते हैं। यहाँ भी हम लोग निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं। और दही से मक्खन निकालने के लिए भी हम लोग दही को मथते हैं और यहाँ भी पृथक्करण की विधि का प्रयोग हो रहा है। बच्चों, आप लोग अब स्वयं सोच कर देखिए कि घरों में और कहाँ-कहाँ पर हम लोग पृथक्करण की विधियों का उपयोग करते हैं। तो आज इस भाग में हमने जाना वाष्पन विधि, संघनन विधि, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग और पृथक्करण की विधियों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। अगले भाग में हम सीखेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट, पदार्थों की विलेयता, संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन। मिलते हैं बच्चों इस पाठ के चौथे वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।